पाकिस्तान में कल एक ऐसा कानून पास हो गया जिसने देश की सैन्य कमान को पूरे ढांचे को बदल दिया। पाकिस्तान की संसद ने रक्षा बलों से नए कानून और राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण से जुड़े कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है और इसका सबसे बड़ा चेहरा पाकिस्तान की सेना प्रमुख और अब नए रक्षा बल प्रमुख असीम मुनीर है। सवाल यही है कि आखिर मुनीर को मिला क्या? लेकिन कहानी सिर्फ मुनीर की नई ताकत की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का इतिहास हमें एक और सैन्य शासन का याद दिलाता है, परवेज मुशर्रफ। मेरे साथ पाकिस्तान की नई सैन्य ताकत को बिल्कुल आसान भाषा में समझिए कि कैसे मुनीर परवेज मुशर्रफ की राह पर चल रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में वो पाकिस्तान की तख्ता पलट कर दें, पाकिस्तान की सत्ता को ही पलट दें। पाकिस्तान की संसद ने असल में दो महत्वपूर्ण कानूनों को मंजूरी दी है। पहला पाकिस्तान रक्षा बल अधिनियम 2026 और दूसरा राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2026। इन कानूनों का संबंध पाकिस्तान की उस नई सैन्य कमान व्यवस्था से है जिसकी नींव 27वें संवैधानिक संशोधन के जरिए पहले ही रखी जा चुकी थी। इस बदलाव के बाद रक्षा बल प्रमुख का नया पद बनाया गया और असीम मुनीर पाकिस्तान के पहले रक्षा बल प्रमुख बने। अब नए कानूनों ने इस पद के कामकाज और अधिकारों को कानूनी आधार दे दिया, जिससे पाकिस्तान की थल सेना, नौसेना और वायुसेना को एक साझा संचालन व्यवस्था में लाने की कोशिश हुई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के आधिकारिक रिकॉर्ड में दोनों विधेयक 20 अगस्त 2026 को पारित दर्ज हुए। आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कानून में लिखा क्या है, बल्कि ये भी है कि इससे पाकिस्तान में सेना और चुनी हुई सरकारों के बीच ताकत का संतुलन कितना बदल सकता है और पाकिस्तान खतरे में जा सकता है। तमाम सारी बातों के बीच पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर टिकी हुई है, मुनीर पर टिकी हुई है, क्योंकि उनके हाथ में आ गया है परमाणु बम का रिमोट। लेकिन मुनीर की जो नई ताकत है, वो ताकत सिर्फ युद्ध के समय तीनों सेनाओं की कमान तक सीमित नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव में से एक है सैन्य अधिकारी और जवानों की सेवा से जुड़े अधिकार। नए रक्षा बल कानून में रक्षा बल प्रमुख को सैन्य कर्मियों की सेवा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, जिसमें सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाना यानी कि नौकरी से हटाना, सेवा में बनाए रखना, इस्तीफा और कुछ दूसरे सेवा संबंधी फैसले। इसके अलावा सेवा की अवधि और सेवानिवृत्ति से जुड़े कुछ मामले में भी रक्षा बल प्रमुख की भूमिका रखी गई है। किसी भी सेना की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? उसके अधिकारी और उसकी नौकरी की व्यवस्था। कौन कब पद पर रहेगा, कितने समय तक रहेगा, सेवा में रखा जाएगा या उसे हटा दिया जाएगा, जो आसिम मुनीर के हाथ में आ चुका है। यानी कि पूरी पाकिस्तान की सेना में वो जब चाहे किसी को रख सकते हैं और तब चाहे जब किसी को हटा सकते हैं। अब आते हैं उस कड़ी पर जो सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जुड़ती है। नई कमान व्यवस्था में रक्षा बल प्रमुख को प्रधानमंत्री का मुख्य सैन्य सलाहकार बनाया गया, यानी कि रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में रक्षा बल प्रमुख प्रधानमंत्री को सैन्य मामलों पर सलाह देने का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में शामिल किया गया है। यहीं से पाकिस्तान में सेना और चुनी हुई सरकार के बीच ताकत के संतुलन को लेकर बहस शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में सेना का राजनीतिक प्रभाव हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। और अब सवाल यह है कि क्या नई व्यवस्था सेना की ताकत को सिर्फ रक्षा तक सीमित रहेगी या उसका राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान में जो सेना में है उसकी नजर हमेशा पाकिस्तान की सत्ता पर होती है, सत्ता के प्रमुख पद पर होती है। इसलिए बात उस हिस्से की भी कर लेते हैं जिसका नाम आते ही पाकिस्तान की सैन्य ताकत का सबसे संवेदनशील पहलू सामने आ जाता है, और वो है परमाणु हथियार और रणनीतिक कमान।
नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में संशोधन करते हुए पुराने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के संदर्भ में नए सीडीए व्यवस्था के बदलाव किया गया है और कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को भी अथॉरिटी की संरचना में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य नई सैन्य कमान व्यवस्था को पाकिस्तान की रणनीतिक सैन्य व्यवस्था के साथ जोड़ना, यानी कि पाकिस्तान ने अपनी परमाणु और रणनीतिक सैन्य व्यवस्था को भी बदलते हुए सैन्य ढांचे के साथ जोड़ दिया है। और यह सबको हाथ आ चुका है मुनीर के। अब कहानी के थोड़ा पीछे लिए चलता हूं, क्योंकि मुनीर की नई ताकत को समझने के लिए पाकिस्तान के सबसे चर्चित सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को समझना बेहद जरूरी है। मुशर्रफ का सफर भी सेना से शुरू हुआ और 1958 में 1998 में वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने, लेकिन 1999 में उनकी जिंदगी और पाकिस्तान की राजनीति ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने देश का इतिहास बदल कर रख दिया। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना के बीच तनाव बढ़ा और 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। नवाज शरीफ की सरकार हट गई और मुशर्रफ पाकिस्तान के मुख्य कार्यकारी बन गए, यानी कि एक सेना प्रमुख सीधे देश की राजनीतिक सत्ता के केंद्र में पहुंच गया। इसके बाद 2001 में मुशर्रफ राष्ट्रपति बने और अगले कई वर्षों तक पाकिस्तान की राजनीति और सेना दोनों में उनका दबदबा बना रहा, यानी कि उनका रास्ता था सेना प्रमुख से सीधे राजनीतिक शासक बनने का। लेकिन मुशर्रफ की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि जिस सैन्य ताकत ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था, उसी सत्ता के दौरान न्यायपालिका, राजनीतिक विरोधी और आम लोगों के बीच विरोध बढ़ता गया और फिर आया 2007, जब मुशर्रफ ने आपातकाल लगा दिया और यहीं से उनके राजनीतिक पतन की शुरुआत भी हुई। मुशर्रफ के सफर का सबसे अहम सबक उनके सत्ता में आने से ज्यादा उनके पतन में छुपा था। 1999 में सत्ता संभालने के बाद कई साल तक वो पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली नेताओं में रहे, लेकिन 2007 में उनकी मुश्किल तेजी से बढ़ी। सबसे बड़ा टकराव न्यायपालिका के साथ हुआ। मुशर्रफ ने मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की कोशिश की। इसके बाद वकीलों को बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ा और उसके बाद धीरे धीरे फिर नवंबर 2007 में उन्होंने आपातकाल लगा दिया, संविधान को प्रभावी तौर पर निलंबित कर दिया और कई जजों को उनके पदों से हटा दिया। इस कदम ने उनके खिलाफ राजनीतिक और सामाजिक विरोध तेज कर दिया। 2008 में हालात ऐसे बने कि संसद में उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का खतरा सामने था और आखिरकार मुशर्रफ ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि मुशर्रफ की कहानी हमें यह बताती है कि किसी सैन्य नेता के पास बहुत बड़ी ताकत होना और उस ताकत को राजनीतिक सत्ता में बदल देना दो अलग अलग चीजें हैं। मुशर्रफ ने सैन्य कमान को सीधे राजनीतिक शासन में बदल दिया और यही वजह है उनका मुकाबला संसद, न्यायपालिका और राजनीतिक दलों से हुआ। मुनीर की मौजूदा स्थिति इससे अलग है, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता अपने हाथ में नहीं ली है, लेकिन जितनी अभी तक ताकत उनके हाथ में है, इसके जरिए वो ऐसा कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मुशर्रफ और मुनीर में समानताएं कितनी हैं। समानता सबसे पहले यहां पर दिखाई देती है कि दोनों पाकिस्तान के सैन्य ताकत के बेहद सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारी हैं। मुशर्रफ सेना प्रमुख थे, मुनीर भी सेना प्रमुख के साथ साथ रक्षा बल प्रमुख बन गए हैं। दोनों के दौर में सैन्य ताकत और पाकिस्तान की राजनीति का रिश्ता चर्चा के केंद्र में है, लेकिन इसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। मुशर्रफ ने 1999 में चुनी हुई सरकार को हटाकर सीधे राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ली थी। मुनीर के मामले में अभी ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि 2026 में संसद ने कानून बनाकर नई सैन्य कमान व्यवस्था को संस्थागत रूप दे दिया है। यानी कि मुशर्रफ का तरीका था सैन्य ताकत के जरिए सत्ता पर काबिज, जबकि मुनीर के मामले में अभी तक दिखाई देने वाले तरीके कानून के जरिए सैन्य कमान को और मजबूत करना। मुशर्रफ बाद में राष्ट्रपति भी बने, मुनीर अभी राष्ट्रपति नहीं है। मुशर्रफ ने 2007 में संविधान को निलंबित किया, मुनीर ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं दिखाया, लेकिन दोनों की नजर में एक ही चीज थी, कश्मीर।
मुशर्रफ की नज़र में भी कश्मीर चिड़िया की आंख की तरह और मुनीर की नज़र में भी कश्मीर चिड़िया की आंख की तरह। और उसी कश्मीर के बल पर जो लाहौर की बस यात्रा थी, उस बस यात्रा में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बिना बताए उन्होंने कारगिल के इर्द गिर्द सब कुछ वो रच डाला जिसकी कोई दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और कारगिल युद्ध हुआ और बाद में शहबाज शरीफ को लगा कि यह तो उन्हें पता ही नहीं था। क्या मुनीर भी उस रास्ते जा रहे हैं? इंतजार करना होगा। फिलहाल समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।